सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है एमपी जीके की मैराथन नंबर 3। आज जैसा कि आप सबको पता है हमने वन शॉट कंप्लीट एमपी जीके मैराथन चालू कर रखी है, जिसमें ऑलरेडी 2 टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं। 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के वन और मध्य प्रदेश की जनजातियां 2 टॉपिक क्लियर हुए हैं। आज तीसरे टॉपिक पे हम मध्य प्रदेश की नदियां, उनका उद्गम एवं लंबाई कैसे कहां से निकलती हैं, मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे हुए कौन कौन से शहर हैं, इन सब को आज हम कवर करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और जैसा कि आप सबको पता है इंग्लिश की भी मैराथन चल रही है। 4 टॉपिक इंग्लिश के कंप्लीट कर चुके हैं, से 1 टॉपिक साइंस का कंप्लीट कर चुके हैं और हिंदी के 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए देखते हैं आज की पहली स्लाइड। पहली स्लाइड पर देखेंगे मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र एवं नदियां, यानी कि मध्य प्रदेश का रिवर सिस्टम जो है उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप सबको पता है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, एक उपनाम दिया गया है नदियों का मायका। अब मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नदियाँ, अगर पूरे भारत की हम बात करते हैं तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ हमको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलती हैं। और ये जो नदियां होती हैं ना, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पेनिसुलर हैं और वर्षा आधारित नदियां हैं, यानी कि वर्षा के जो जल होता है उससे भी नदियां अपना जल प्राप्त करती हैं और ये प्रायद्वीप के माध्यम से भी अपनी जो है जल को प्राप्त करती हैं। तो 2 प्रकार की नदियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब एनसीईआरटी की पॉइंट में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ की विशाल नदी प्रणाली है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय किसने कहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय किसने कहा है। हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ अधिकांश नदियाँ जो है ना वो पूर्व या फिर उत्तर की ओर बहती हैं। कहाँ पर, या तो इस साइड बहेंगी या फिर ये ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर बहती हैं। जबकि केवल 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, उल्टी बहती हैं। ठीक है ना, और इन्हीं उल्टी नदियों से प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आपके एग्जाम में 3 प्रश्न मध्य प्रदेश की नदियों से 3 से 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एप्टेक का पसंदीदा टॉपिक है। चलिए अब धीरे धीरे सारी नदियों को, सारी विशेषताओं को हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। देखो, तो मध्य प्रदेश में कुल प्रमुख 6 अफवाह तंत्र हैं। इस बार क्या हुआ था ना, एमपीएसआई में अफवाह तंत्र से प्रश्न पूछे थे भाई साहब। हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न, हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न अफवाह तंत्र से पूछे थे। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्नों को गलत किया था। क्यों गलत किया था, तो वो सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं। पहले 6 प्रमुख अफवाह तंत्र देख लेते हैं। सबसे पहला है नर्मदा तंत्र। ठीक है, सबसे बड़ा की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा कौन सा है, तो यह है गंगा यमुना तंत्र। ये सबसे बड़ा है। अब यही प्रश्न पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा अफवाह तंत्र नहीं है। ऑप्शन में दिया गया था गंगा यमुना तंत्र। लोगों ने यही लगा दी, लोगों ने कहा भाई दो गंगा नदी भी एमपी में नहीं बहती है, यमुना भी नहीं बहती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, अफवाह तंत्र की बात की जा रही है। अफवाह तंत्र क्या होता है, मध्य प्रदेश की जो भी नदियाँ किसी बड़ी नदी में जाकर के मिलती हैं ना, तो ये जो नदियाँ हैं ये उसका अफवाह तंत्र होती हैं। जैसे कि आपकी बेतवा होगी, बेतवा जाकर के यमुना मिलेगी ना, तो ये यमुना नदी तंत्र का हिस्सा हो गई। यानी कि मध्य प्रदेश में यमुना नदी तंत्र भी है, इसका भी अफवाह क्षेत्र है। ठीक है, अपनी सोन नदी है, सोन नदी जाकर के कहाँ पर मिलती है, पटना बिहार में जाकर के गंगा मिल जाती है। यानी कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि गंगा का जो अफवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश में भी है। तो इन सारी चीज़ों ने बहुत कंफ्यूज किया था लोगों को और बहुत सारे प्रश्न एमपीएसआई प्री एग्जाम में गलत हुए थे। ऐसा आपको एमपी डिप्टी जेलर और फॉरेस्ट गार्ड में भी देखने को मिलेगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं। तो गंगा यमुना तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी नदियां आ जाती हैं, चंबल हो गया, बेतवा, सोन, केन और टोंस, ये नदियां गंगा यमुना अफवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। इन नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। वैसे आप सबको पता है कि हम जैसे ही वीडियो बनवा देते हैं उसके बाद में 100 या फिर 150 MCQ लेकर के आते हैं। ठीक है, जैसे ये टॉपिक हमने करवा दिया ना, अब इसका हम MCQ लेकर के आएंगे तो आपकी बेहतरीन तरीके से पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन थ्योरी पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, जिससे कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू एकदम से आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाए। ऐसा ही अभी पर्यायवाची के, हिंदी के पर्यायवाची के 100 MCQ हमने करवा दिए हैं, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलो, दूसरा है नर्मदा तंत्र। नर्मदा तंत्र जो है वो दूसरा सबसे बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट है एमपी का। तो पहला कौन सा है, गंगा यमुना, और दूसरा नर्मदा है। उसके बाद में है ताप्ती तंत्र, उसके बाद में है गोदावरी तंत्र। गोदावरी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, वैनगंगा हो गया, वर्धा हो गया, पेंच नदियाँ हो गई, ये गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। फिर माही तंत्र है और फिर महानदी तंत्र है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन 2 में ही होता है, एक तो गंगा यमुना में होता है और उसके बाद गोदावरी में होता है कि भाई गोदावरी भी तो साउथ की नदी है, ये एमपी में कहाँ से बहेगी, इसका अफवाह तंत्र कहाँ से बहेगा। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की
कि ये जो दो अफवाह तंत्र है कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। गोदावरी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो वेनगंगा, वर्धा और पेंच, ये ऐसी मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं जो गोदावरी नदी में जाकर मिलती हैं और अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। अब अफवाह तंत्र का स्वरूप कैसा होता है वो देख लो। तो मध्य उच्च प्रदेश यानी कि जो वृक्षाकार प्रतिरूप होता है, कुछ नदियां इस तरह से जाकर के मिलती है, ऐसे घूमती, मतलब कि चारों तरफ से जाकर के इस तरह से आकर के एक नदी में मिल जाती हैं। तो इस नदी तंत्र को हम क्या कहते हैं, वृक्षारूपी, मध्य उच्च प्रदेश का वृक्षाकार प्रतिरूप ही हम इसको कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से नदियां आकर के कहां पर, किसी एक बड़ी नदी मिल जाती हैं। ठीक है। अमरकंटक का जो मैकाल है ये अरीय त्रिज्यात्मक प्रतिरूप को भी दर्शाता है। इस तरह से हमको ये अफवाह तंत्र देखने को मिलता है। देखो अफवाह तंत्र अपने दिमाग में इतना रखना है भाई, अफवाह तंत्र क्या होता है, कहीं से भी छोटी छोटी नदियां जब आकर के बड़ी नदी में मिल जाती हैं तो ये जो अफवाह तंत्र होता है ये उस बड़ी नदी के नाम पर पड़ जाता है। बस इतना आप ध्यान रखिए, चीज़ें हमेशा क्लियर हो जाएंगी। चलो एनसीईआरटी की पॉइंट देखते हैं। गंगा यमुना तंत्र राज्य का सबसे विस्तृत अफवाह क्षेत्र है जो उत्तर की ओर बहने वाली अधिकांश नदियों को समाहित करता है। मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां उत्तर की ओर जाती हैं वो या तो यमुना में मिलेंगी या फिर गंगा में मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप सबको पता है, चाहे एमपी एसआई के एग्जाम हो, चाहे आपका अभी एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है, कोई भी एग्जाम हो, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से सिलेक्ट भी हुए हैं इन नोट्स को कंप्लीट करके। अभी एमपी पुलिस के ग्रुप जो हमने बनाया था नोट्स ग्रुप, उसमें से 95% लोगों का जो है फाइनली सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना। तो अभी हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमपी डिप्टी जेलर, वन रक्षक और जेल प्रहरी के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं जो आपको मात्र 189 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, एमपीजी हो, जीके जीएस हो, है ना, करंट अफेयर हो, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स रहेंगे, सबका प्रैक्टिस सेट रहेगा और जो हमने अभी तक आपकी मॉक टेस्ट करवा रखी हैं उन मॉक टेस्ट की भी पीडीएफ आपको इसमें मिलने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण है सुपर रिवीजन नोट्स, वो आपको एग्जाम के मान के चलिए कि 20 दिन पहले सुपर रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। अब देखो 2-3 दिन में सुपर रिवीजन नोट्स मिलने चालू हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मात्र 189 रुपये में मिलने वाली हैं और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ना इसकी भी पीडीएफ आपको इन्हीं नोट्स के साथ में ही मिलेगी। कैसे प्राप्त करना है, छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। बढ़िया से डाउनलोड करके आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास में समय है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, बिल्कुल एकाग्र होकर के और फाइनली सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। जो क्यूआर से कोड से पेमेंट नहीं कर पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर आप व्हाट्सएप करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे और फ़ोन पे नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये काम नहीं है भैया आज 499 के नोट्स हैं, आज भैया 299 के मिल रहे हैं, ये सब अपना काम नहीं है। ठीक है ना, एक ही रेट है, 189 में आपको सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से प्राप्त करके नोट्स ग्रुप में जुड़ जाना। जो लोग नोट्स लेते हैं उनको ग्रुप की लिंक दी जाती है। ग्रुप में जुड़ने के बाद में आपको आगे की सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे जो है सुपर रिवीजन नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं नर्मदा नदी की सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये आपके ये मान के चलिए कि हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, तो नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अब अन्य नाम देख लीजिए, नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या हैं, तो रेवा हो गया, मैकलसुता हो गया, नामोदास हो गया, संकरी, ये नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं, ध्यान रखना है। विशेषता देख लीजिए नर्मदा नदी की, हालांकि हम नर्मदा नदी के बारे में आपको हमेशा बताते हैं, जब भी नर्मदा नदी आती है तो ये सारी चीज़ें हम हर बार बताते हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती है पहली बात है, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। सर मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है अमरकंटक पर्वत, ठीक है ना, यहाँ से निकलती है नर्मदा और इस तरह से बहती हुई, यानी कि पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई, ये उल्टी बहती है। अभी बताता ना आपको 3 नदियों के नाम, ये जो है ना वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई, सॉरी पूरब से, ये पूरब हो गया ना, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 1312 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। ठीक है, और ये भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी मतलब ये बड़ी बड़ी ऐसे पहाड़ियों के बीच में से होकर के बहती है। पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में से होकर के बहती है। तो कई बार पूछा गया है कि रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ध्यान रखना नर्मदा नदी रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अभी आपके एमपीएसआई एग्जाम में पूछा गया था कि विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये भी नर्मदा है। ध्यान रखना इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो
1077 किलोमीटर है। दोनों लंबाई का अंतर ध्यान रखना, ये कुछ गुजरात में भी बहती है ना, इसलिए 1312 टोटल लंबाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1077 किलोमीटर तक ये बहती है। खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। खाड़ी का मतलब जानते हैं, ऐसा जल क्षेत्र जो तीन तरफ से क्या हो, ऐसा मतलब स्थल क्षेत्र जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात बना हुआ है, तो ये भी तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है, इसको भी हम खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम खंबात की खाड़ी या फिर अरेबियन सी कहते हैं, और इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर सोन नदी गंगा में मिलकर के गिरती है, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ गिरती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना है। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली का निर्माण करते हुए पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ कौन सी हैं वो भी देख लीजिए। उसके बाद है ताप्ती। ठीक है, ताप्ती के अलावा माही नदी, ये ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर यानी कि उल्टी बहती हैं, और ये तीन नदियाँ ही ऐसी हैं और जिनमें एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ताप्ती और नर्मदा से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो ताप्ती नदी जो है वो मुल्ताई बैतूल से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई 729 किलोमीटर जो है ये बहती है, और 729 किलोमीटर बहती हुई जाकर के वहीं खंबात की खाड़ी या फिर जिसे हम अरब सागर कहते हैं, नर्मदा के ये कह सकते हैं समानांतर बहती है। ऐसे नर्मदा बह रही है, ऐसे ये बहती है। ठीक है ना, तो ये जाकर के वहीं खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, ये भी डेल्टा नहीं बनाती, ध्यान रखना है। उसके बाद में है एक आपकी माही नदी। क्या है, तो माही नदी विंध्य श्रेणी धार से निकलती है, विंध्य श्रेणी धार से माही नदी निकलती है, और ये भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको बिल्कुल कह सकते हैं स्टार मार्क कर लीजिए, और ये भी वही जाकर खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, अब देखो ताप्ती नदी की बात करते हैं। तो ताप्ती कुछ सहायक नदियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पूर्णा हो गया, शिवा हो गया और बोरी, ये तीन ऐसी नदियां हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ताप्ती की सहायक नदियां। अब विशेषता देख लीजिए, ताप्ती भी नर्मदा के समानांतर बहती हुई भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी बनाती है, ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में ये भी बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब आपकी नदी आती है चंबल नदी। चंबल नदी भैया ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीहड़ और अपने अपर्दन के लिए। ये बीहड़ का निर्माण करती है, जहाँ पर डकैत समस्या पहले हुआ करती थी, आजकल डकैत नहीं रहते हैं चंबल में, है ना, बस नाम हो गया, पुराना नाम चलता चला आ रहा है। आजकल डकैत समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपकी चंबल नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी महू से। कहाँ से, महू की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, और ये इस तरह से बहती हुई, लंबाई है इसकी 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर बहती हुई ये यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर, इटावा में। इटावा में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, यानी कि ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई, अर्थात ये यमुना अपवाह तंत्र का ये हिस्सा होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, प्राचीन नाम इसका क्या है, तो प्राचीन नाम इसका चरमावती है। ये भी एक बार एमपी पटवारी में पूछा गया था कि चंबल नदी का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, तो चरमावती जो है चंबल नदी का पुराना नाम है। अब देखो जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। कैसे, इसमें बटागुरबस्का और चित्रा इंडिका कछुए की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार की कछुए की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इटावा में आपको पता है कह सकते हैं कि वहाँ पर इसका एक तरह के जो आपका कछुओं को पालने के लिए या फिर कछुओं के संरक्षण के लिए वहाँ पर बनाया गया है, चंबल नदी में, इटावा के पास में। ठीक है, तो 2 प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, एक तो बटागुरबस्का कछुआ पाया जाता है और दूसरा चित्रा इंडिका कछुआ जो है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। तो कछुए के लिए मतलब जैव विविधता की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मगरमच्छ भी यहीं पर पाए जाते हैं, घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी यहीं पर बना हुआ है, कछुआ और घड़ियाल संरक्षण केंद्र इटावा में बना हुआ है। ठीक है, चलो ये बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ क्या होते हैं, तो इस तरह से होते हैं बीहड़। देखिए ये बीच में से बहती है और जिधर जिधर जाती है मिट्टियों को कटाव करती हुई चलती है, तो मिट्टियाँ कट जाती हैं और बड़े बड़े बीहड़ों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो बीहड़ों के निर्माण के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो ये है चंबल नदी। ठीक है, अब हम डैम जो है ना वो एक साथ पढ़ाएंगे, तो कौन सी नदी पर कौन सा डैम है वो सब एक साथ में क्लियर कर देंगे। अभी केवल नदियाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ से उद्गम हुआ, कितनी लंबाई है, केवल इसको पढ़ रहे हैं। यह नदी अवनालिका अपर्दन यानी कि गली इरोजन के लिए प्रसिद्ध है। देखो कभी कभी अवनालिका अपर्दन पूछते हैं, कभी कभी इसका इंग्लिश लिख करके दे देते हैं, और इंग्लिश में नहीं हिंदी में देते हैं, ऐसे कहते हैं गली इरोजन। गली इरोजन, गली इरोजन के लिए कौन फेमस है, तो ध्यान रखना, चाहे अवनालिका अपर्दन कहें, चाहे बीहड़ कहें, चाहे गली इरोजन कहें, चंबल नदी इसके लिए फेमस है। ठीक है, के लिए कुख्यात है। इसे भिंड, शिवपुर और मुरैना में बड़े बीहड़ों का इससे निर्माण हुआ है।
चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है। यानी कि ये जब चंबल बहती है तो चंबल की एक तरफ मध्य प्रदेश है और दूसरी तरफ राजस्थान है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी चंबल नदी करती है। बीहड़ गली एरोजन के लिए ये फेमस है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पवित्र जलधाराएं हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी हैं? ये हैं बेतवा और क्षिप्रा। तो बेतवा और क्षिप्रा को पवित्र नदी माना गया है, पवित्र जलधाराएं माना गया है। क्यों माना गया है वो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेतवा की। तो बेतवा का ओरिजिन कहाँ पर होता है, कहाँ से बेतवा का उद्गम होता है? तो बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, ठीक है। और ये मतलब यमुना को हमीरपुर में जाकर के ज्वाइन करती है, यानी कि यमुना में जाकर के मिल जाती है। लंबाई है 590 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, बेतवा की लंबाई 590 किलोमीटर, कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और यमुना में जाकर के मिल जाती है। यानी कि ये जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में जाकर के मिल जाती है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, चंबल कहाँ पर मिलती है और ये बेतवा कहाँ पर मिलती है, दोनों डिफरेंस ध्यान रखना। तो ये जो आपकी बेतवा है, बेतवा हमीरपुर में जाकर के मिलती है और चंबल इटावा में मिलती है, दोनों में अंतर है। उसके बाद है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी देख लीजिए। तो क्षिप्रा नदी का जो ओरिजिन है, क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो काकरी बरडी इंदौर से ये निकलती है और ये चंबल को ज्वाइन करती है। चंबल की सहायक नदी है और लेंथ है इसकी 195 किलोमीटर। और इसी क्षिप्रा नदी के किनारे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित है। महाकाल मंदिर भी यहीं पर है। मंगलनाथ मंदिर जो है वो भी इसी के किनारे है, ध्यान रखना है। चलो बेतवा, इसे प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार कंफ्यूज करता है। प्रश्न अगर पूछा जाए प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन है, तो आप बताएंगे बेतवा। अगर पूछा जाए स्वच्छता या फिर जीवन रेखा के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन है, तो आप बताएंगे नर्मदा। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। क्षिप्रा की बात करते हैं। इसे मालवा की गंगा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे मालवा की गंगा कहते हैं क्षिप्रा को, है ना। चलो एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए। क्षिप्रा नदी तट पर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ मेला लगता है। और यही सिंहस्थ मेला, यही सिंहस्थ कुंभ है जिसकी वजह से आपके एमपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, एमपी होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है। बहुत ज़्यादा सुरक्षा बलों की आवश्यकता है, इसलिए ये सारी वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, ठीक है। एमपीएसआई की भी वैकेंसी नई वाली आएगी। ओरछा में बेतवा नदी पर प्रसिद्ध कंचन घाट है, ये ध्यान रखना, कंचन घाट या फिर कंचना घाट है, ओरछा में स्थित है। ओरछा में इस नदी के किनारे ही रामलला मंदिर है, ठीक है। और हरदौल की मनौती जो है वो भी ओरछा में ही फेमस है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब वो कौन कौन सी नदियां हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली है सोन नदी। ये भी वहीं से निकलेगी, अमरकंटक से, जहां से नर्मदा निकलती है थोड़ी दूर पर वहीं से कौन निकलता है? सोन निकलती है। देखिए, तो ऑरिजिन इसका अमरकंटक से होता है और फ्लो डायरेक्टली इनटू द गंगा नियर पटना। यानी कि ये यहाँ अमरकंटक से निकल करके डायरेक्ट जाकर के गंगा नदी मिलती है। कहाँ पर? पटना बिहार में। पटना बिहार में गंगा नदी मिलती है। गंगा नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। लेंथ देख लीजिए, 780 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कितनी? 780 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद में है केन। केन नदी, ये भी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। तो इसका ऑरिजिन होता है कैमूर श्रेणी कटनी से। कटनी कैमूर से केन नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और ये कैमूर रेंज कटनी से निकलती है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 427 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये यमुना में जाकर के मिल जाती है और 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो पर्यटन की दृष्टि से सोन नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? पर्यटन विभाग के द्वारा केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। अब सोन की सहायक नदियाँ देख लीजिए। सोन की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सोन की सहायक नदियां हैं जोहिला, बनास और गोपद। ये तीनों पूछी जाती है। जोहिला सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो सोन की सहायक नदी कौन सी है? जोहिला है, ये आपको ध्यान रखना है। बनास है, गोपद है, ये 3 नदियां हैं जो किसकी? सोन की सहायक हैं। और सोन नदी पर देवलौंद में बाण सागर बांध का निर्माण किया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ट्रिक के द्वारा हम आपको बता देते हैं। सोने का बाण, सोने का बाण, तो ऐसे याद रहेगा, सोने का बाण, अर्थात सोन नदी पर बाण सागर डैम स्थित है। हालांकि डैम वगैरह अलग से पढ़ाएंगे हम, ठीक है। चलो, सोन और नर्मदा दोनों एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में बहती हैं। सोन दक्षिण दिशा से जाकर के गंगा में मिलने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की? वो है सोन नदी, ठीक है। इस वजह से गंगा जो अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश में भी माना जाता है। चलो, अब दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां देख लेते हैं जो गोदावरी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? तो यह है वैनगंगा। सबसे पहले ये वैनगंगा। वैनगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो पारसवाड़ा पठार सिवनी से वैनगंगा का उद्गम होता है। और उसके बाद में है वर्धा। वर्धा का उद्गम बैतूल से होता है। और ये दोनों नदियां इस तरह से जाती हैं, यहाँ पर मिलती हैं और एक नदी बन जाती है जो कि बनती है कौन सी? प्राणहिता। ये नदी बनती है प्राणहिता। और जो गोदावरी नदी बेसिन का हिस्सा है, प्राणहिता नदी जाकर के गोदावरी मिल जाती है और इस वजह से एमपी में गोदावरी नदी बेसिन भी पाया जाता है, ठीक है। तो वैनगंगा और वर्धा के मिलन को हम प्राणहिता कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अब भीमगढ़ बांध की अगर हम बात करते हैं तो बैनगंगा नदी सिवनी पर स्थित है। संजय सरोवर बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांधों में शुमार है। तो ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध किस नदी पर है? बैनगंगा नदी पर है। कहाँ पर है? सिवनी में है। अब इसकी सहायक नदियां देख लीजिए, तो पेंच, कान्हन और बावनथड़ी, ये इसकी सहायक नदियां हैं बैनगंगा की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बावनथड़ी नदी बहुत पूछी जाती है, स्टार मार्क कर लेना, बैनगंगा की सहायक नदी है। की पॉइंट एनसीईआरटी देख लीजिए, मध्य प्रदेश का दक्षिणी जल प्रवाह गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। बैनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। ये प्रश्न भी एमपीपीएससी में पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन ध्यान रखना वैनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीधे एक साथ में देख लेते हैं मास्टर फ्लो चार्ट। देखिए क्या, नदी का नाम, उद्गम स्थल, अवसान स्थल और दिशा। देखिए नर्मदा अमरकंटक से निकलेगी, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरेगी, पश्चिम की ओर बहती है। चंबल जानापा पहाड़ी मऊ से निकलेगी, यमुना इटावा में जाकर गिरेगी और पूर्व उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व की ओर बहती है। सोन नदी ये आपकी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलेगी, गंगा में जाकर मिलेगी, पूर्व दिशा में बहती है। ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से निकलेगी, खंबात की खाड़ी में गिरेगी, पश्चिम की ओर बहती है। बेतवा नदी कुमरागांव रायसेन से निकलती है, यमुना हमीरपुर में जाकर मिल जाती है, पूर्व ईस्ट की ओर बहती है। माही नदी विंध्याचल धार से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। वैनगंगा नदी सिवनी से निकलती है, गोदावरी मिलती है और दक्षिण की ओर बहती है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये पूरा हमने यहाँ पर गंगा बेसिन और अरेबियन सी का पूरा डेस्टिनेशन बता दिया है, कौन कौन सी नदी गंगा में गिरती हैं और कौन कौन सी नदी अरेबियन सी यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अब स्मार्ट ट्रिक देख लीजिए, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां ध्यान रखना है कौन कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। शेष सभी जो है वो पूरब या उत्तर या फिर दक्षिण की ओर बहती हैं। और इन तीन नदियों से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये तीन नदियां शुरू में ही आपको बता दिया है। अब कुछ राष्ट्रीय मेगा प्रोजेक्ट देख लीजिए जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो ये देखिए, केन नदी है पन्ना में और ये है बेतवा नदी, जो बेतवा नदी है और केन, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे क्या होगा, मान लीजिए केन नदी और बेतवा नदी किसी में अगर मान लीजिए पानी कम हो गया है ना, तो ये बेतवा का जो पानी है वो केन नदी में चला जाया करेगा। ठीक है, तो ये भी बहने लगेगी। मान लीजिए बेतवा में पानी कभी कम हो गया तो केन नदी का पानी बेतवा में आ जाया करेगा, है ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक नहर बना करके इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया है। नहर की लंबाई 221 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परियोजना की टोटल लागत 44,600 करोड़ रुपए आई थी और बांध की ऊंचाई जो है कितनी, 77 मीटर बांध की ऊंचाई है। और ये बांध कौन सा है, तो ये है दौधन बांध। दौधन बांध की वजह से क्या होता है, यहाँ पर केन नदी का पानी रोक देते हैं और केन नदी का पानी जो है इस तरह से बहता हुआ बेतवा नदी में चला जाता है। ठीक है, तो दौधन बांध पर केन के पानी को रोक करके बेतवा को पानी भेजा जाता है और इस परियोजना को हम केन बेतवा लिंक परियोजना कहते हैं। अब इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, मतलब क्षेत्र कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश राज्य में, तो बुंदेलखंड सहित बुंदेलखंड के जो 10 जिले हैं, जो बुंदेलखंड वाले 10 जिले हैं बुंदेलखंड के आसपास के, ये सभी 10 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ये जीवनदान की तरह है। जो बुंदेलखंड है वो काफ़ी सूखाग्रस्त इलाका है, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये जो परियोजना बनाई गई है दोनों नदियों को जोड़ने वाली, ये वहाँ पर एक तरह से जीवनदान वरदान की तरह साबित हो रही है। दौधन बांध का नाम आपको ध्यान रखना है। यह भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह नहर पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से होकर के गुजरेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो नहर बनाई गई है पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से होकर के गुजरती है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना कहाँ से गुजरेगी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगी, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं देख लेते हैं इसी के साथ में। देखिए, तो चंबल श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, हालांकि डिटेल में इसको अलग से कराएंगे ना। राणा प्रताप सागर राजस्थान में बना हुआ है चंबल नदी पर। जवाहर सागर चंबल नदी पर राजस्थान में बना हुआ है। कोटा बैराज राजस्थान में चंबल नदी पर बने हुए कुछ प्रमुख बांध हैं जिससे कि प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं इसके माध्यम से चलती हैं। ठीक है, अब नर्मदा श्रृंखला में कौन कौन से हैं, इंदिरा सागर बांध खंडवा में बना हुआ है, ओंकारेश्वर है, महेश्वर है, सरदार सरोवर जो है वो गुजरात में बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसे डैम हैं जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, गांधी सागर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। तो यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना थी जो कि मंदसौर में शुरू की गई थी। ये आप की पॉइंट इसको ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लेना। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना गांधी सागर परियोजना है। ठीक है, उसके बाद में है राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर है, ये भी ध्यान रखना है। अब एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए, इंदिरा सागर बांध जो कि पुनासा खंडवा में है, भारत का सबसे अधिक जल भंडारण क्षमता वाला, सबसे अधिक जल भंडारण क्षमता वाला कौन सा डैम है, इंदिरा सागर बांध है पुनासा खंडवा में। ठीक है, तवा नदी पर निर्मित तवा बांध होशंगाबाद मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब आप अगर पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर जब हम 100 MCQ लेकर के आएंगे तब आपको MCQ लगाने में बहुत ही मजा आने वाला है ना। और ये इस तरह से थ्योरी प्लस MCQ से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, और फिर आप आराम से नोट्स ले लेंगे तो थ्योरी MCQ दोनों को आप आराम से रिवीजन भी कर लेंगे।
चलो, प्रमुख अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना जो राज्य के अंतर्गत चलाई गई हैं वो कौन कौन सी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले है बाण सागर परियोजना। अब ये बाण सागर परियोजना में कौन कौन से स्टेट हैं, तो एमपी का 50% हिस्सा है, यूपी का 25%, बिहार का 25%। तो ध्यान रखना, बाण सागर परियोजना, ये डैम जो है देवलोन शहडोल में बना हुआ है। अभी बताया था आपको, सोन नदी पर देवलोन शहडोल में बना हुआ है। एमपी यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। एमपी का 50% हिस्सा है, यूपी बिहार का 25-25, ठीक है। उसके बाद में राजघाट या फिर माता टीला जिसको हम कहते हैं, ये भी एमपी और यूपी दो राज्यों ने मिलकर के बनाया है। बेतवा नदी पर ये स्थित है। राजघाट माता टीला बांध इसको हम कहते हैं। उसके बाद में है बावनथड़ी या फिर राजीव सागर परियोजना। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने मिलकर के बनाई है। अभी आपको पता था बावनथड़ी जो नदी है किसकी ट्रिब्यूटरी है, प्राणहिता की है ना, तो बैनगंगा की, प्राणहिता की कह सकते हैं। तो प्राणहिता नदी पर ये जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। बावनथड़ी ऑन बैनगंगा की ट्रिब्यूटरी जो है उस पर इसको बनाया गया है, जो बैनगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे डैम हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों ने मिलकर के बनाए हैं। बाण सागर बांध का नाम प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट के नाम पर रखा गया, ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। बाण सागर का बांध किसके नाम पर रखा गया है नाम, तो ये जो है प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। पेंच परियोजना, तो एमपी और महाराष्ट्र की परियोजना है पेंच परियोजना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए। अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना जल विवादों को सुलझाने और पन बिजली के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की जाती हैं, जिससे कि दोनों राज्यों में जल की पर्याप्त आपूर्ति की जा सके। इसलिए 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के संयुक्त परियोजनाओं का निर्माण करते हैं। अब भौगोलिक अजूबे देख लीजिए। मध्य प्रदेश के जलप्रपात एक निगाह में देख लो, हालांकि डैम और जलप्रपात एक साथ कराएंगे आपको। सबसे पहले है बहुटी जलप्रपात। ये ओड्डा सेलन नदी रीवा पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा जो है कह सकते हैं जलप्रपात है। जलप्रपात की बात कर रहे हैं, ठीक है, झरना। तो ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है, बहुटी नदी पर है। ओड्डा सेलन नदी मतलब बहुटी पे है, बहुटी जलप्रपात है और सेलन नदी पर ये बना हुआ है, ध्यान रखना है। एमपी का सबसे ऊंचा है। उसके बाद में चचाई जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना हुआ, रीवा में 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में पांडव जलप्रपात है, ये केन नदी पर बना हुआ है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये बना हुआ है, ध्यान रखना है आपको। पाताल पानी चंबल नदी पर इंदौर में बना हुआ है। राहतगढ़ बांध ये बीना नदी पर सागर में बना हुआ है। एक हल्का निगाह से देख लीजिए, बाकी डिटेल हम कराएंगे। नर्मदा के जलप्रपात देख लीजिए, तो कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार भेड़ाघाट जबलपुर में है। सहस्त्रधारा और महेश्वर, जो सहस्त्रधारा है वो महेश्वर में है, ये नर्मदा के जलप्रपात हो गए। जबलपुर के भेड़ाघाट पे नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से गिरती है, जिससे पानी धुएं की तरह प्रवाहित होता है और इसे हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। यहाँ पर तो हम गए हुए हैं भैया, जबलपुर में है ना। इस तरह से चंबल नदी जो है ऊपर से गिरती है और यहाँ पर पूरी क्या है, कटनी हो गया और आपका जो जबलपुर हो गया, यहाँ पर पाई जाती हैं संगमरमर की चट्टानें। तो जब ये पानी इस पर गिरता है ना, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हल्के हल्के, जैसे अभी मान लीजिए हवा उड़ रही हो या पानी गिर रहा हो, तो रेत होती है, रेत हल्का सा उड़ती है ना, इसी तरह से जब ये इस पर गिरती है तो वहाँ पर जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं वो हल्के हल्के से रिसते हैं। रिसने की वजह से वहाँ पर जो है एक तरह से धुएं की स्थिति बन जाती है और इसको हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। भेड़ाघाट जबलपुर में यह स्थित है। अब नदियों के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख नगर देख लीजिए, यहाँ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहले ध्यान रखो खान नदी। खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है। ये प्रश्न पूछते हैं इंदौर जो है वो किस नदी किनारे है, तो खान नदी के किनारे स्थित है। अब शिवना नदी देख लो, शिवना नदी के किनारे कौन सा है, तो मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जो है ना, ये इसके तट पर स्थित है। कौन से, शिवना नदी के तट पर। ये पूछा गया है कि मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो शिवना नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर देख लेते हैं, ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंबल नदी है ना, तो चंबल के किनारे देखो रतलाम है, महू है, ये चंबल के किनारे हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं शिवपुर हो गया, मुरैना हो गया, ये भी चंबल के किनारे हो जाएगा, ठीक है। अब ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी के किनारे देखो सांची हो गया, बिरसा हो गया, ये बेतवा के किनारे हो जाएगा, ठीक है। और ओरछा हो गया, ये बेतवा के किनारे। अब नर्मदा देख लो, ये नर्मदा है, नर्मदा यहाँ से निकल रही है। अब इसके किनारे जितने भी होंगे देखो, जबलपुर हो गया, होशंगाबाद, महेश्वर, ओमकारेश्वर, ये मुल्ताई हो गया, ये सब जो है, मुल्ताई तो आपका उसके ताप्ती किनारे आ जाएगा ना। तो ये इस तरह से यहाँ से निकलती है अमरकंटक से और ऐसे बहती हुई चली जाती है। इसके किनारे ये सारे शहर हो जाएंगे, कौन कौन से, जबलपुर, होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ठीक है। उसके बाद ताप्ती नदी, ये तो मुल्ताई से निकल ही रही है, तो इसके किनारे एक मुल्ताई शहर हो जाएगा, ठीक है। बुरहानपुर हो जाएगा। ये सारे शहर जो है वो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप के थ्रू कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नदियों के तटों ने ऐतिहासिक रूप से मालवा महाकौशल क्षेत्र में प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्रों के उदय का निर्धारण किया है। सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाने की वजह से मालवा और महाकौशल का ये क्षेत्र है वो औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा संपन्न है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, रैपिड रिवीजन देख लीजिए, पूरे वीडियो का सार हम यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप आराम से एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ करके भी रिवाइज कर सकते हैं। सबसे लंबी नदी नर्मदा 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077, ठीक है।
सर्वाधिक मृदा अपरदन बीहड़ का निर्माण चंबल नदी करती है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहते हैं प्रदूषण के आधार पर। मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। नर्मदा और सोन का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदी बैनगंगा है। सबसे ऊंचे जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है जो कि रीवा में है। तो ये यहाँ से आप मान के चलिए एग्जाम टाइम पर आपके सामने 1 से 2 प्रश्न मिल सकते हैं, इसलिए एग्जाम सेंटर के बाहर भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और इसको हम रैपिड रिवीजन में भी रखेंगे जो सुपर रिवीजन नोट्स देंगे। ठीक है, की पॉइंट देख लीजिए। एमपीपीएससी और व्यापक परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए 24 घंटे पहले इन तथ्यों का आपको रिवीजन कर लेना है एग्जाम से 24 घंटे पहले। ठीक है मेरे भाई, तो ये थी आज की नदियों की कंप्लीट थ्योरी नोट्स, थ्योरी वीडियो। अब बताइए कैसी लगी ये वीडियो। अभी हम आपके लिए 100 एमसीक्यू लेकर के आ जाएंगे एक साथ में। कल 100 एमसीक्यू लेकर के आएंगे और आज शाम को 8 बजे आपकी इंग्लिश की टेस्ट है। ठीक है, लाइव टेस्ट होगी शाम को 8 बजे। चलिए फिर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और जल्दी से नोट्स लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे कि आप भी उन सिलेक्टेड लोगों में आ सकें जिनका इस बार फाइनली सिलेक्शन होना है, जिनको इस बार फाइनली वर्दी मिलनी है। आपने अभी तैयारी की है, आप जीरो पर हो, आप हीरो पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नोट्स से आप कंप्लीट थ्योरी कर लेंगे और हम साथ साथ में पढ़ाते भी चल रहे हैं, है ना। लेकिन नोट्स से जल्दी हो जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक हो जाएंगे, है ना, समय कम है तो बहुत जो मेन टॉपिक होंगे उनको हम कवर कराएंगे, लेकिन आप नोट्स के थ्रू वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और ये जब नोट्स लेंगे तो इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी हमने आपको दे रखा है एकदम एमपीएसबी के द्वारा जो प्रश्न रिसेंट में पूछे गए हैं, जैसे एमपीएसआई हो गया, अभी एग्जाम हुआ, एमपी आबकारी हो गया, ग्रुप 4 हो गया, इन सब एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने रखा है। तो बढ़िया लेटेस्ट प्रश्नों से आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर मॉक टेस्ट भी हमने आपको दे रखी है, तो एक ही पीडीएफ में आपको सभी सब्जेक्ट के प्रश्न भी मिल जाएंगे, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 7052547003 इस पर आपको व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।